हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलेट क्लासेस पर। ठीक, तो दोस्तों धन्यवाद आपका पहले दिन इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज़ देने के लिए। ठीक, तो कल हमने जहाँ से ख़त्म करा था वहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है क्लास नंबर 2। ठीक, कल हमने लास्ट किया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर लास्ट किया था, आज उसी से आगे करेंगे। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पहला लिख देते हैं क्या, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार हमने भारतीय आर्य भाषाओं को देखा था, उसी प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भाषाओं में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं उन हम तीनों को पढ़ेंगे और डीपली जाके पढ़ेंगे इनको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इनका टाइम पीरियड भी होता है। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला आता है उसमें प्राचीन हिंदी। ठीक, फिर आता है हमारा मध्यकालीन हिंदी, फिर आता है हमारा आधुनिक हिंदी। ठीक, प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी और फिर आता है हमारा आधुनिक हिंदी। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें या इनके समय की बात करें कि प्राचीन हिंदी कब से कब तक मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है, तो इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो आता है 1000 से, या 1000 नहीं आता एक्चुअली, यहाँ पे बुक्स में थोड़ा अंतर दे रखा है। किसी बुक्स में कुछ होता है, किसी बुक्स में कुछ होता है, बट यहाँ मोस्टली 1100 देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी की बात करें तो 1100 से 1400 तक आता है, और हम मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो 1400 से 1850 तक होता है। 1400 से 1850 तक होता है। अगर हम आधुनिक हिंदी की बात करें तो आधुनिक हिंदी होती है 1850 से अब तक। ये 3 भाग होते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के। ठीक है, आगे लिखते हैं एक करके। पहली होती है इसकी, पहला भाग होता है प्राचीन हिंदी। ठीक, प्राचीन हिंदी। ठीक, दूसरी होती है इसकी मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। ठीक, आगे तीसरा भाग आता है, या तीसरी पार्ट बोल सकते हैं इसको, आता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। ठीक, आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसके टाइम पीरियड की बात, तो प्राचीन हिंदी आती है हमारी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगर हम मध्यकालीन हिंदी की बात करें, मध्यकालीन हिंदी की बात आती है तो वो आती है हमारी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, 1850 ईस्वी तक। अगर हम आधुनिक हिंदी की बात करें तो ये आती है 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, क्या आती है? 1850 से अब तक। ये 3 भागों में बांटा गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। क्या? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी आती है 1100 से 1400 ईस्वी तक, और मध्यकालीन हिंदी आती है 1400 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी आती है 1850 ईस्वी से अब तक। ये तो सिर्फ हमने इनके 3 भागों की बात की। 3 भाग जब हमने पूरे कर लिए, बस इनका ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैंने आपको बता रखा है कि ना हमें प्राचीन हिंदी से मतलब यहाँ पे पढ़नी है, ना हमें मध्यकालीन हिंदी पढ़नी है, हमें कुल मिलाकर आधुनिक हिंदी पे आना है। हमें कुल मिलाकर आधुनिक हिंदी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़नी है हिंदी भाषा और हिंदीतर भाषाएं, जैसे कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये सब इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्राचीन हिंदी से कोई क्वेश्चन नहीं है, मध्यकालीन से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन बनता है तो बनेगा सिर्फ इनके टाइम पीरियड से। ये याद रखने वाली चीज़ है, सिर्फ इनका टाइम पीरियड। ठीक, आगे बात करें इससे, अगर
अब हम बात करें हिंदी की, तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से? कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, या कौन सी भाषा होती है। और एक क्वेश्चन बनता है हिंदी का विकास किससे हुआ है। 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं। हिंदी की आदि जननी, हिंदी का विकास। क्या? हिंदी की आदि जननी और हिंदी का विकास। तो अगर हम बात करें हिंदी की आदि जननी की, तो यहाँ ये 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे लिखते जाना है इसको। तो हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन इससे सेम मिलता जुलता आता है कि हिंदी का विकास, हिंदी का विकास हुआ है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, दोनों अलग अलग हैं। क्या? देखो अंतर है हिंदी की आदि जननी और हिंदी का विकास। अगर बात करें हिंदी की आदि जननी, तो यहाँ पर आएगी संस्कृत, क्योंकि हमारी जितनी भी हिंदी है या हिंदी की भाषाएं हैं सब किससे निकली हैं? संस्कृत से। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। बट अगर हिंदी का विकास की बात करें तो हिंदी का विकास माना जाता है अपभ्रंश से। क्या? अपभ्रंश से। ठीक, 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछे जा सकते हैं कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है और हिंदी का विकास किससे माना जाता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें इससे, ये याद रखना है 1 लाइनरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसके विकास का क्रम, एक क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला होगा कि इसका विकास का क्रम क्या आता है। जैसे आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। ठीक, तो इसका एक विकास क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके विकास की बात करें, क्या कि इनका एक क्रम आता है, विकास क्रम लिख सकते हैं, विकास क्रम। क्या क्या आता है? संस्कृत, इसके बाद आती है संस्कृत, पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश। ठीक, फिर आता है इसके बाद अभट्ट, फिर आती है हिंदी बोल सकते हैं, प्राचीन हिंदी बोल सकते हैं। ये इनका विकास क्रम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन ये तीनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं वैसे तो, कि मतलब हिंदी का विकास क्रम पूछा जाता है कि इसका विकास क्रम क्या है। तो कौन कौन सा है? संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, हिंदी, ये इसका विकास क्रम पूछा जाता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें, अब दोस्तों हमारी जो जितनी भी भाषाएं हैं हिंदी की या हिंदीतर भाषाएं हैं, वो सारी निकली हैं हमारी अपभ्रंश से। ठीक है, तो अब एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे आगे। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि अपभ्रंश है। अब हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो इनका विकास क्रम, एक की हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है और हिंदी का विकास किससे हुआ है। ये 3 पॉइंट पढ़े हैं। अब हम बात करें कि जो हिंदीतर भाषाएं हैं इनका अपभ्रंश से विकास कैसे हुआ है। तो एक पॉइंट बना सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते चलना, कि अपभ्रंश से हिंदीतर भाषाओं का
विकास। तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो आप, अपभ्रंश से हिंदीतर भाषाओं का विकास है। जितने भी हिंदी में बोलियाँ, उपबोलियाँ, भाषा, उपभाषाएं होती हैं वो सारी अपभ्रंश से निकल मानी जाती हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जननी और विकास, ठीक है। जननी में जैसे अंतर, मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊँ, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अपने ऊपर ले कि हमारा, अगर हमसे बोले कि हमारा आदि जननी कौन है, आदि जनक या आदि जननी कौन है, तो दोस्तों हमारा आदि जननी के रूप में हम बोल सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से नहीं बोलेंगे, हमारे दादा, दादा के भी दादा और दादा के भी दादा, और फिर आगे बढ़ते चले आएंगे। मतलब जहाँ से हमारे पूर्वज थे वो हमारे आदि जनक या आदि जननी हो सकते हैं। और हम विकास की बात करें तो विकास अगर अपने ऊपर डिपेंड करें तो हमारे पेरेंट्स आएंगे, कौन, जो माता पिता हैं, उनसे हमारा विकास हुआ है। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते विकास हुआ, अगर हम विकास के सेंस में लें तो हमारा, अगर विकास की बात करें तो हम माता पिता से लेंगे। अगर हम जनन की बात करें तो हमारे पूर्वज, दादा दादी और उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, मतलब पूर्वज बोल सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विकास में और जननी में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किससे, अपभ्रंश से हिंदीतर भाषाओं का विकास, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पहले, ठीक है, यहाँ पहले कुछ राइटर आते हैं। क्या राइटर, मतलब लेखक या रचनाकार, किसके, अपभ्रंश के, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इनसे मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे स्वयंभू हो गए, कण्हपा हो गए, सरहपा हो गए, ठीक। ये सब राइटर आते हैं, इनके बारे में मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक। तो जैसे बात करें, मैं यहाँ 4 से 5 आपको राइटर लिखवाऊंगा, उनको आपको नोट करना है और विशेष स्पेशली उनको ध्यान रखना है। होते तो बहुत सारे हैं बट इनको पूछा बार बार इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो पहले एक एक करके लिखवाएंगे। जैसे कि पहला बात करें, पहला होता है स्वयंभू। स्वयंभू, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका एक रचना है राम काव्य है, ठीक है। उसको पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है, तो राम काव्य होता है। दूसरे आते हैं इनके धनपाल। कौन, धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा, ठीक है। इनकी किसकी रचना है, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, जिसको अपभ्रंश का पहला काव्य माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। अगर हम आगे बात करें इससे, तो पुष्पदंत आते हैं, ठीक है। पुष्पदंत, जिनकी महापुराण, जसहरचरु, ये आते हैं रचनाएं। 2 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, महापुराण और जसहरचरु, ठीक है। इसके बाद आता कण्हपा और सरहपा। इनकी इतनी कोई फेमस रचनाएं नहीं है, इनके हम नाम ही याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने बोला आपको, कौन, पहला बोला मैंने क्या, ये लिख सकते हैं अपभ्रंश के, पहले स्टार्टिंग में इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बोलियां पढ़ेंगे। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार, ठीक है। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम पॉइंट से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा डीप हमें पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इससे ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कभी हम ज़्यादा अंदर जाएं, नहीं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो इसमें पहले आते हैं स्वयंभू। कौन, स्वयंभू। अच्छा, इनकी एक रचना है, क्या, इनकी एक रचना है, उसका नाम है राम काव्य। ये बहुत ही फेमस रचना है इनकी, क्या है, राम काव्य इनकी रचना है, ठीक है। अब बात करें तो दोस्तों इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या, स्वयंभू को, कि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनकी कौन सी रचना है, ये है राम काव्य, ये याद रखना, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे धनपाल। धनपाल भी अपभ्रंश के रचनाकार हैं, धनपाल। इनकी रचना आती है भविष्यत कहा, ठीक है। अब दोस्तों इस रचना से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि इस रचना को अपभ्रंश का क्या, किस रचना को, भविष्यत कहा को, कि भविष्यत कहा को अपभ्रंश का प्रथम
महाकाव्य माना, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और धनपाल की एक रचना है भविष्यत कहा, जिसको अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये दो लेखक हो गए या रचनाकार हो गए। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे आते हैं स्वयंभू, धनपाल, एक आते हैं हमारे सरहपा। ठीक है, सरहपा, इनकी इतनी कोई फेमस नहीं है जो यहाँ पे लिखवाने के लायक हो। ठीक है, वैसे याद बाद में करेंगे, हम रचनाओं का अलग एक क्लास लेंगे, 2-3 क्लासें लेंगे रचनाओं की, इसमें सारी रचनाएं कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, सरहपा, और एक और आते हैं इनके सरहपा, एक और आते हैं, एक आते हैं इनके कणहपा। ठीक है, क्या आते हैं, कणहपा। इन दोनों को याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ऐसे कि सरहपा किस, मतलब सरहपा का संबंध है, तो आप बोल सकते हो अपभ्रंश से। कणहपा का संबंध है अपभ्रंश से। अब पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथ को या किस काव्य को अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य या काव्य माना जाता है, तो वहाँ पे आंसर होगा भविष्यत कहा। पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर आंसर होगा स्वयंभू। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्या क्लियर होगा। आगे पांचवें एक रचनाकार हैं, तो उनका नाम है हमारा स्वयंभू, धनपाल, सरहपा, कणहपा। एक आते हैं इनके, मेरे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, इनकी एक रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हमारी जसहर चरु और महापुराण और जसहर चरु, जैसे कि इनका नाम याद नहीं आ पा रहा है, बोल सकते हैं हम पुष्पदंत, हाँ पुष्पदंत है क्या, पुष्पदंत। इनकी दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो है महापुराण, और एक है जसहर, महापुराण, और एक है जसहर चरु। ये दो रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सिर्फ हमने यहाँ अभी तक ये बात की कि अपभ्रंश से हिंदीतर भाषाओं का विकास हुआ, और हमने अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार पढ़े। ठीक है, कौन कौन से, स्वयंभू, इनकी रचना है रामकाव्य, और स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम वाल्मीकि कहा जाता है। और धनपाल की रचना है भविष्यत कहा को अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है या माना जाता है। तीसरा थे सरहपा, फिर कणहपा, फिर पुष्पदंत की दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी, महापुराण और जसहर चरु। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें हम, तो आगे हम बात करेंगे जैसे कि अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से बात कर रहे हैं, अपभ्रंश से हिंदीतर भाषाओं का विकास। तो अपभ्रंश से 6 भाषाएं निकली हैं, कौन कौन सी, 6 भाषाएं निकली हैं, जैसे एक एक करके लिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ लिखते हुए। मैं एक एक चीज़ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पहले आपको समझा रहा हूँ, फिर बोर्ड पर लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी टाइम मिल रहा होगा लिखने का। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाने चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपभ्रंश से रचनाओं की, मतलब भाषाओं की बात करें, 6 भाषाएं निकली हैं, कौन कौन सी, अपभ्रंश से निकली है कौन सी, एक तो सोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण, और आती है महाराष्ट्री। ठीक, कौन कौन सी, सोरसैनी, अर्धमागधी या मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। कितनी, 6 भाषाएं। देखो लिखते हैं जरा, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकली हैं, 6 भाषाएं। कौन कौन सी, सोरसैनी, ठीक, एक निकली है मागधी, एक निकली है हमारी अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। चौथी है हमारी सोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी। एक है हमारी खस, अरे 5वीं हमारी खस, व्राचड़, और ये हमारी लास्ट 6ठी पहाड़ी।
ठीक है, इससे 6 भाषाएं निकली हैं। तो आप दोस्तों देख रहे होगे कि मैं इसे एक एक पॉइंट करके क्लियर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी पॉइंट छुटवाना नहीं चाहता जो हमारे एग्जाम से आ सकता है। ठीक है, ये मतलब अपभ्रंश से 6 भाषाएं निकली, 6 की 6 निकली। अब इनसे भी निकलेंगी, जैसे शोरसैनी है, शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, मागधी की, तो मागधी में जैसे कि बात करें असमिया और बांग्ला, उड़िया, ये आती है किसमें, हमारी शोरसैनी इसमें मागधी में। अर्धमागधी की बात करें जैसे पूर्वी हिंदी, और खसकी करें जैसे कि पंजाबी, सिंधी, ब्राचड़। ठीक है, ब्राचड़ से महाराष्ट्र आ महाराष्ट्र आएगी ब्राचड़ में। फिर पहाड़ी में हमारी जो कुमायूं क्षेत्र में या गढ़वाल साइड में बोली जाती है गढ़वाली, वो भाषाएं आएंगी। इनसे भी भाषाएं निकली हैं। ठीक है, तो 6 की 6 हमने भाषाएं पढ़ ली। इसके बाद बात करें हम, अब इसकी बात करें अगर हम शोरसैनी, एक आप नाम देख रहे होंगे शोरसैनी। शोरसैनी का मतलब कैसे पड़ा, मतलब नाम कैसे पड़ा, तो ये मथुरा का क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था, एक मथुरा का क्षेत्र था। वहाँ के राजा थे शोरसैन, वहाँ के राजा थे शोरसैन, शोरसैन राजा थे वहाँ के। तो उनके नाम पर इसका भाषा का नाम पड़ा शोरसैनी। ठीक है, क्या नाम पड़ा, शोरसैनी। ठीक है, तो इससे बोल सकते कि इनसे भी 3 भाषाएं निकली। कौन कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी और हमारी राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अगर हम मागधी की बात करें तो इससे निकली असमिया बोल सकते हैं, बांग्ला और उड़िया। ठीक है, असमिया, बांग्ला, उड़िया। ठीक है, बात करें असमिया, बांग्ला, उड़िया, और एक और आती है इससे, कौन सी, बिहारी। 4 निकलती हैं इससे, क्या। ठीक है, अर्धमागधी से निकली हमारी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से निकली हमारी पूर्वी हिंदी। खस से निकली हमारी पहाड़ी। ठीक है, खस से निकली हमारी पहाड़ी। ठीक है, खस से निकली पहाड़ी। और हम इससे बात करें, सॉरी, खस से पहाड़ी नहीं, खस से निकली हमारी पंजाबी और सिंधी। एक सेकंड रुकना, खस से निकली हमारी पंजाबी और सिंधी। अगर हम नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आएगा आपका, खस से नहीं है, ये है महाराष्ट्री। हाँ, ये महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री। तो इससे खस से निकली हमारी क्या, खस से निकली है पहाड़ी। ठीक है, और हम बात करें इसकी ब्राचड़ से, तो इससे निकली है पंजाबी और सिंधी। ठीक है, और महाराष्ट्र से निकली हमारी मराठी। ठीक है, तो इनसे 6 भाषाएं निकली हैं, 6 से ये बोलियां निकली हैं। अब हम क्वेश्चन जो बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पूछ सकता है नॉर्मली क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी किस भाषा से निकली है, तो शोरसैनी से। असमिया किससे निकली है, मागधी से। पूर्वी हिंदी किससे निकली है, अर्धमागधी से। पहाड़ी किससे निकली है, खस से। ब्राचड़ से क्या निकली है, पंजाबी और सिंधी। महाराष्ट्र से निकली है मराठी। ये हमने सारी बोलियां पढ़ी हैं। अभी इनकी भी हम पढ़ेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा, मतलब बोली तो ये मोस्टली सभी में जाती है, बट उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें हम ये भाषा ज़्यादातर बोली जाती है सभी लोगों के द्वारा। ठीक, तो हम इसकी एक एक करके बात करेंगे, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, महाराष्ट्री। ठीक है, अब दोस्तों बात करें अगर, ठीक है, अगर बात करें आगे इससे, ठीक है, आगे बात करें तो इससे बोलियां हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में बोलियां हैं, तो बोलियां या उपबोलियां बोल सकते हैं, तो वहाँ आंसर आता है उसका 17 है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो भाषाएं आती हैं हमारी 5। ठीक है, अगर जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है, हिंदी जिस भाषा समूह का भाग है उसमें कितनी उपभाषाएं या बोलियां हैं, तो उसमें 17 उपबोलियां हैं और 5 भाषाएं हैं। ये हम पढ़ेंगे आपके कल। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे कल, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके चलें, ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा लंबी क्लास में बोर भी हो सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है, याद रखना, ये जो शोरसैनी है ये मथुरा का प्रदेश था, शोरसैन प्रदेश, सॉरी मथुरा का प्रदेश था, वहाँ का एक राजा था शोरसैन, उसी के नाम पर शोरसैनी नाम पड़ा। इसमें से निकली हैं 3 बोली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी।
पूर्वी हिंदी निकली है, अर्धमागधी से। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप बुक उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी किससे निकली है खस से, और ब्राचड़ से निकली है पंजाबी सिंधी, और महाराष्ट्र से निकली है मराठी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने कम समय में, क्योंकि आज का टाइम इतना किसी के पास नहीं है जो ज़्यादा टाइम दे, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि आपने पहली वीडियो पर आपने मुझे 100 सब्सक्राइब दिए और समथिंग 400 व्यूज़ दिए और काफ़ी अच्छे कमेंट थे, तो आपका दिल से थैंक यू। आप आगे ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।